जो फैसिलिटीज़ आज से 20 साल पहले मौजूद नहीं थी, वो आज बच्चों के पास अवेलेबल हैं। अगर आज से 20 साल पहले बच्चों को ये काम दिया जाता था कि कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई एस्से राइटिंग करनी है, तो वो बुक पढ़ते थे। और आज क्या है, टेक्नोलॉजी है, तो वो जो जनरेशन गैप है, बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उनकी बात समझ नहीं पाएँगे। पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि अपने नज़रिए बच्चों पर दिखाने लगते हैं, वही कि हमने ऐसा करा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हमारे टाइम में ऐसा था। बच्चे उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि हमें पेरेंट्स समझें। नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड टॉक्स विद परवेंद्र दहिया। आज हमारे साथ में है खास मेहमान जो कि काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट है और साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो बच्चों के साथ भी कार्य करते हैं, जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ में। डॉक्टर ममता करवाल जी, मैं आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता धन्यवाद हूँ। सर। मैम, जैसे बच्चों में तनाव और चिंता की शुरुआती जो पहचान है, वो हम कैसे करेंगे? आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ज़रूरी है और वही टेक्नोलॉजी बच्चे यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए, तो उनका इम्पैक्ट आता है उनके मेंटल हेल्थ पर। और क्या होता है, यूज़ करते-करते क्या सिम्पटम्स हैं वो, जब बच्चा परेशान होता है, थक जाता है चीज़ों से, तो सबसे पहला बात है कि उसके बिहेवियर में चेंज दिखते हैं। जो बच्चा थोड़ा शांत प्रकृति का, या तो वो बहुत एग्रेसिव बिहेव करने लगेगा, अपने बहन-भाइयों से लड़ने लगेगा, पेरेंट्स के साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करेगा। और जो बच्चा बहुत शैतान है, उसके व्यवहार में ऐसा देखा जा सकता है कि वो एकदम से शांत हो जाएगा, अकेला रहना पसंद करेगा, लोगों से बात नहीं करेगा। इस तरह का बच्चा ऑनलाइन गेम्स, अपनी खुशी ढूँढना चाहता है। वो चाहता है कि मैं खुश रहूँ, मानसिक शांति मुझे मिले, इमोशनल एक्सप्रेशन सीख नहीं पाता, तो ऑनलाइन गेम्स की तरफ एकदम से अट्रैक्ट होता है। तो वो जो खुशी है, वो ढूँढना चाहता है उन ऑनलाइन गेम्स में, बजाए इसके कि वो पेरेंट्स से बात करे। और इस तरह का बच्चा सोसाइटी को अवॉइड करता है, अपने साथियों को अवॉइड करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका, या पढ़ाई से बिल्कुल एकदम से दूर भाग जाता है। तो ये कुछ सिम्पटम्स, बिल्कुल बेसिक से सिम्पटम्स हैं जो बच्चों में दिख जाता है कि किसी न किसी प्रकार की समस्या उनमें क्रिएट हो रही है। पेरेंट्स को यहीं अलर्ट रहना चाहिए कि उनका बच्चे का जो एक बिहेवियर है, वो किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है दूसरे डायरेक्शन में। इस चीज़ को नोटिस करके समझ सकते हैं पेरेंट्स, और बच्चों को मतलब अवेयर हो सकते हैं इस चीज़ से। तो ये जो तनाव है, ये मतलब डिजिटली रूप के अकॉर्डिंग होता है, या फिर अलग तरह से भी बच्चा जो तनाव में आता है या चिंताग्रस्त होता है, और भी कोई कारण डिजिटल से डिजिटल अलग? तो आजकल मेन कारण है, लेकिन इसके अलावा जैसे घर का वातावरण सही ना हो, पेरेंट्स के बीच आपस में लड़ाई हो रही है, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, बच्चा सीख रहा है, वही सब कुछ सीख रहा है। अब छोटी-सी उम्र में वो सब कुछ सँभालना नहीं जानता और कोशिश अपने लेवल पर कर रहा है, या पीयर प्रेशर होता है। दोस्त कई बार होते हैं कि अगर उसने मना करा किसी काम को कि मेरे को ये काम नहीं करना, तो हाँ, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम इतनी उम्र के नहीं हो, तुम बॉय नहीं हो। तो इस तरह के जो एक तरह से बुलिंग कह सकते हैं हम, जो दोस्तों के बीच आपस में शुरू हो जाती है, तो उसके प्रेशर में आके भी मानसिक तनाव में आ जाता है। एकेडमिक प्रेशर कई बार टॉलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि हर बच्चे की अलग-अलग कैपेसिटी होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। अब पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन डाल रहे हैं, या दूसरों से कंपैरिज़न करके बच्चा खुद ये कोशिश कर रहा है कि मैं भी उसके जैसा बनूँ। इतनी पोटेंशियल नहीं है, दूसरे एरिया में ज़्यादा अच्छा है, उसको समझ नहीं पा रहा। तो ये एकेडमिक प्रेशर भी बच्चों के एक तनाव का कारण बनता है। दूसरा क्या है, अगर हम सोशल मीडिया में जाएँ, तो बच्चा कंपैरिज़न करने लगता है, दूसरों के लाइफ़स्टाइल को देख के कि ऐसा मुझे भी बनना है। तो ये कुछ कारण हैं जो डिजिटल मोड से अलग हैं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को परेशान करने के लिए। जी। अच्छा, बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उन्हें समझते नहीं हैं, और बड़ों की बातों को समझने के बजाय वो विरोध करने लगता है। तो समाज से जुड़ाव कम हो रहा है, तो ऐसा किस कारण से हो सकता है? एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जनरेशन गैप। अगर हम देखें तो हर साल बाद, हर 10 साल बाद जनरेशन गैप आ जाता है, विचारों में बदलाव आ जाता है। नई जो फैसिलिटीज़ आज से 20 साल पहले मौजूद नहीं थी, वो आज बच्चों के पास अवेलेबल हैं। अगर आज से 20 साल पहले बच्चों को ये काम दिया जाता था कि कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई एस्से राइटिंग करनी है, तो वो बुक पढ़ते थे। और आज क्या है, टेक्नोलॉजी है, तो वो जो जनरेशन गैप है, बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उनकी बात समझ नहीं पाएँगे। पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि अपने नज़रिए बच्चों पर दिखाने लगते हैं, वही कि हमने ऐसा करा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हमारे टाइम में ऐसा था। बच्चे उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि हमें पेरेंट्स समझें। तो ये जो टकराव है, जनरेशन का टकराव है, ये एक कारण बन जाता है
कि बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ रहे और वो समाज में भी घुल नहीं पाते फिर इस वजह से। जी, जी, बहुत अच्छा सुझाव। अच्छा, बच्चे अक्सर अपनी समस्या माता-पिता से शेयर क्यों नहीं करते हैं? इसका क्या यही कारण है हो कि सकता है? पहले तो वो डरते हैं कि अगर हम पेरेंट्स से अपनी बात शेयर करेंगे तो पेरेंट्स हमको समझेंगे नहीं। हुँ, उनको लगता है कि पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं, हम उन्हें पूरा नहीं कर पाएँगे, तो पेरेंट्स एक तरह से डिसअपॉइंट हो जाएँगे। कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वो नहीं चाहते हमारे किसी भी व्यवहार से पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो। तो वो अगर उनसे कुछ गलत हो गया या एकेडमिक में नंबर कम आ गए, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें, तो बच्चा छिपाने लगता है, पेरेंट्स को घर जाके बताता भी नहीं है। तो ये वाली चीज़ है कि उसको कुल मिलाकर ये लगता है कि पेरेंट्स मेरी बात को नहीं जी, समझेगा और अपनी ही बात मेरे से कहता रहेंगे तो इस वजह से वो अपनी बात शेयर नहीं करते और बचना चाहते हैं और वो अपना एज ग्रुप ढूँढने लगते हुँ, हैं, अपने साथ ही। उनकी जो भी प्रॉब्लम आएगी तो वो अब मैच्योरिटी लेवल सेम है, हुँ, उनकी भी एज सेम है, उनके जी, दोस्तों की भी। जी, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी इमैच्योर सॉल्यूशन हुँ, मिलेगा। तो लेकिन वो ढूँढते हैं और आजकल क्या है कि गूगल पे प्रॉब्लम हुँ, सॉल्यूशन हुँ, ढूँढने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें कारण बनती हैं कि पेरेंट्स से बच्चा जुड़ नहीं पा रहा, अपनी बात कह नहीं पा रहा, शेयर नहीं कर पा रहा। पहले अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार होता था हाँ। और जो बच्चे का जुड़ाव अपने चाचा जी से ज़्यादा होता था, हुँ, अपने पिता से कम चाचा से ज़्यादा, तो वो चाचा के साथ में शेयर करता था। बिल्कुल। जो लड़कियाँ होती थी, वे अपनी बुआ जी के बुआ साथ में शेयर करती थी। हुँ, तो जॉइंट फैमिली में ऑटोमैटिकली एक एक काउंसलिंग सी होती थी वो। काउंसलिंग होती तो थी। उस के कारण भी जो आज के समय में संयुक्त परिवार नहीं है, तो उसका भी वो भी एक कारण कारण शायद बन रहा है। अब क्या है संयुक्त परिवार होते थे तो झगड़े भी होते थे। हाँ, अब आज के टाइम में झगड़ा हो रहा है तो बच्चा उसे बहुत हुँ, माइंड पे ले रहा है। हुँ, लेकिन जब वो झगड़े संयुक्त परिवार में होते थे तो उनका सॉल्यूशन भी देखते थे कि हुँ, लड़ाई हुई लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक जी, हो गए। तो वो इमोशनल अटैचमेंट भी बनता था हुँ, फैमिली के साथ भी। जी, बाहर की चीज़ों के साथ चैलेंज करना भी बच्चों को आता था और ये भी लगता था कि ये झगड़े ये सब चीज़ें आम हैं, हुँ, ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, वो चीज़ जॉइंट फैमिली के खत्म होने से ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है हुँ, बच्चों में वो जी, तो नहीं आ पा रही, वो बच्चा नहीं, सीख ही नहीं पा रहा। हाँ, वो समस्या इस समय हाँ, ज़्यादा वो ज़्यादा हो गई है। पहले दादी-बाबा भी अगर गुस्सा हो जाते थे तो बच्चा दिल पे नहीं लेता था। हुँ, आज अगर पेरेंट्स भी गुस्सा हो रहे हैं तो बच्चा वो भी दिल पे ले रहा है। हुँ। तो ये एक समस्या बन रही है। अच्छा, बच्चे आजकल जैसे मोबाइल और इंटरनेट की लत में क्यों फँस जाते हैं? ऑनलाइन गेम्स की लत कैसे बन जाती है? उससे उस मकड़ जाल से वे कैसे निकलें? ऑनलाइन गेम्स की लत कह दो या किसी भी तरह की लत, हुँ, हमारे को एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब हमें कोई काम अच्छा लगने लगता है, तो हम उस काम को बार-बार करना चाहते हैं। अब इसके लिए अगर हम साइंटिफिकली देखें तो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन डोपामाइन। अच्छा, वो लत लगाने के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि क्या होता है जब हम कोई काम को करते हैं और हमें खुशी मिलती है, हुँ, तो डोपामाइन हिट होता है, रिलीज़ होता है। जहाँ वो हैप्पी हार्मोन है, जब हम तनाव में आते हैं, हुँ, तो हमको स्टेबल रखने में, खुश रखने हुँ, में हेल्प करता है। लेकिन जब इंस्टेंट प्लेज़र मिलता है, बार-बार हम हुँ, उस काम को करना हुँ, चाहते हैं, तो वो बार-बार हिट होता है हुँ, और अधिकता हर चीज़ की बुरी हो जाती है। तो वो जो लत है, जब वो बार-बार हिट होगा तो बच्चा इंस्टेंट प्लेज़र चाहेगा, उसे ये काम अच्छा लगने लगेगा, तो वो बार-बार उसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा। उदाहरण के तौर पे मानिए कि सोशल रील्स हैं, हुँ, बच्चा देखता है कि 10 मिनट देख लूँ, मुझे रिलीफ़ मिल जाएगा, मैं अभी पढ़ के चुका हुँ, हूँ। वो 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं हुँ, पता नहीं कुछ नहीं चलता। पता। जी, क्यों? क्योंकि वो उनको खुशी दे रहा है, हुँ, इंस्टेंट रिलीफ़ दे हुँ, रहा है। तो यही है कि इसीलिए डोपामाइन का डिटॉक्स करना भी ज़रूरी है। हुँ, कहते हैं कि थोड़ी देर माइंड को बोर भी होने देना चाहिए हुँ, क्योंकि जब माइंड बोर होगा तभी क्रिएटिविटी आएगी, हुँ, तभी नए आइडियाज़ हुँ, आएँगे। अब माइंड को बोर नहीं होने देना, हर समय मोबाइल बच्चे के हाथ में है। कहीं हुँ, जा रहे हैं 1 घंटे के लिए भी फ्री जी, हैं तो उनके हाथ में मोबाइल है हुँ। और उसी वजह से बार-बार वो डोपामाइन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये कारण है लत बन जाने का किसी अच्छा, को। डोपामाइन बनने का कुछ ऐज फैक्टर है या किसी भी ऐज नहीं, बनता में? तो वो बचपन से ही है। अच्छा, बचपन से ही हाँ, होता है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, हम उसमें आते जाते हैं मैच्योरिटी वाली एज में और हमारे ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हावी होने जी, लगता है, तब उसका बैलेंस करना ज़रूरी होता है। जी। अच्छा मैम, जैसे रियल लाइफ़ और ऑनलाइन लाइफ़ के जो बीच का संतुलन है, वो कैसे बनाएँ? बच्चों के लिए जैसे पहले तो यही है कि अ, थोड़ा-सा टाइम डिटॉक्स करें, डिजिटल डिटॉक्स। जैसे पहले के समय में एक टेलीफ़ोन होता था, हुँ, घर के एक कोने में रखा है, बेल बजी, जाकर वही फ़ोन उठाया। अब पॉकेट में मोबाइल है। तो ऑनलाइन लाइफ और रियल लाइफ के लिए ज़रूरी है ये डिजिटल डिटॉक्स हुँ, होना कि हम पढ़ाई करनी है,
तुरंत चैट जीपीटी पर पहुंचते हैं, एआई पर पहुंचते हैं। ये गाइडेंस बच्चों को मिलनी कि बुक जरूरी है पढ़नी। तो चाहे 10 मिनट के लिए पढ़ो, तुम एक रेशियो सेट कर सकते हो कि 50% बुक पढ़ूंगा और 50% मैं ऑनलाइन से पढ़ाई करूंगा। तो इस तरह से रियल लाइफ और ऑनलाइन लाइफ में मतलब अपने आप ही एक टाइम सेट करना, बाउंड्री सेट करनी कि दिन में 1 घंटा मोबाइल से दूर रहूंगा, एक हफ्ते में या एक दिन पूरा मोबाइल नहीं चलाऊंगा। इस तरह की कुछ बाउंड्री सेट करके हम अपनी रियल लाइफ में और ये ऑनलाइन लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। आजकल देखा है कि छोटे बच्चे जो 2 साल 3 साल के जो छोटे बच्चे हैं वे भी ऐसी लत में फंसे हुए हैं, क्योंकि शुरू में तो उनके पेरेंट्स या मदर्स उनको वही थोड़े समय के प्लेजर के लिए उनको दे देते देते हैं, हैं। लेकिन वो धीरे धीरे उसकी वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो उससे तो निजात पाना बहुत ही कठिन लगता होगा। ऐसे सिचुएशन के भी बच्चे आपने फेस किए हाँ, होंगे। होता है कि छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल का ही है, पेरेंट्स आजकल के खाना नहीं खाता अगर मोबाइल नहीं चलाता। तो खाने के टाइम भी मोबाइल उनको दिखाना है, अब ये बंदर की पोयम देख रहा है, तो इस तरह की चीजें जरूरी है यहाँ बैलेंस करना कि खाने का टाइम है तो खाना ही खाओ, मोबाइल अवॉइड करो। पेरेंट्स बहुत रोल प्ले कर सकते हैं, जो अपनी सुविधा के लिए पेरेंट्स यूज करते हैं ना, बच्चों को ही मोबाइल देते हैं। अपनी मुझे काम फिनिश करना है तो मैं थोड़ी देर, तुम ये मोबाइल देख लो, इतने ये गेम खेल लो, इतने में ये काम फिनिश कर लेती हूँ। यहाँ प्रॉब्लम बन जाती है, फिर बच्चे को तो वही अच्छा लगने लगता है, वो बार बार वही करना चाहता है। उसको एक जरिया मिल जाता है कि अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो ठीक है, इस रास्ते पर चलता हूँ। लेकिन वो जो उसका एक बिहेव बन जाता है, उसको पेरेंट्स कैसे ब्रेक करें, कैसे उसको? बहुत इसमें रोल प्ले कर सकते हैं कि सबसे पहले पेरेंट्स मोबाइल को अवॉइड करें। हर समय पेरेंट्स साथ में लेके चलते हैं, थोड़ी दूर भी गए तो सेल्फी लेनी है, अपलोड करना है, फेसबुक चलाना है। तो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल, खुद पे बच्चा जो देख रहा है, जो सीख नकल करता है ना, बच्चा जो देख रहा है वही वो व्यवहार करेगा। तो पेरेंट्स ही इस चीज को पहले खुद से अवॉइड करें और तब जी, बच्चा वैसा ही देखेगा। ऐसे खुद प्रोडक्टिव काम में लगे, अगर टाइम है दिन में जी। मदर के पास तो कोई क्रिएटिव काम में लगे। बच्चा थोड़ी देर आपके पास बैठेगा, गलती भी करेगा और गलती करके ही सीखेगा। और वो खाली समय आप अगर मोबाइल के सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जाकर स्क्रॉल करने में उसको अपना एन्जॉयमेंट का टाइम मान रहे हैं, तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो इसीलिए सबसे पहले पेरेंट्स को खुद अवेयर होना ज़रूरी है, खुद वो चीज़ छोड़नी ज़रूरी है, ताकि आपको देखकर बच्चा उस चीज़ में जी। बदल सके थोड़ा। हाँ, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करे, चाहे बुक रीडिंग का हो या हाँ, उससे बचा जा सके उससे कुछ बचा समय जा के लिए। सके। अच्छा, जैसे आजकल बड़े बच्चे जब धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं, तो ऑनलाइन बुलिंग या साइबर बुलिंग से बच्चे कैसे निपट सकते हैं? ये भी एक बड़ी समस्या है आज के समय में। जो यंग एज है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रिएक्ट जल्दी करते हैं, हुँ, बजाय रिस्पॉन्स के। डिफरेंस है रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स में व्यक्ति समझता है, जी। लॉजिक लगाता है। तो अगर साइबर बुलिंग हो रही है, आपने कोई पोस्ट अपलोड की और उस पे कोई मैसेज आ गए हैं, तो उसको इग्नोर करना सीखना है। आप चाहे तो उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। दूसरा, यंग एज में अपनी प्राइवेसी सेट करनी ज़रूरी है। हम पब्लिक अकाउंट बना देते हैं, छोटे-छोटे बच्चे पब्लिक अकाउंट बना देते हैं। तो वहाँ प्राइवेसी सेट करनी ज़रूरी है, प्राइवेट अकाउंट बनाएँ। हुँ, और अगर कुछ ऐसा है कि बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें गलत लग रहा है, तो पेरेंट्स से जाकर बताएँ, क्योंकि वो इस चीज़ में सही डायरेक्शन दे सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा शो करने की कोशिश ना करें। ये कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि अगर हमारे को लोग देख रहे हैं तो हम आगे बढ़ जाएँगे बहुत, या हमारी बहुत तारीफ़ हो जाएगी। वो नेगेटिव वे में भी हम पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अपनी पर्सनल लाइफ़ को सोशल मीडिया पर ना दिखाएँ। तो इसलिए उससे साइबर बुलिंग से भी बचेंगे। जब ऐसा कुछ दिखेगा नहीं तो कमेंट नहीं आ पाएँगे। तो क्या दिखाना है, क्या नहीं, पेरेंट्स के सुपरविज़न में दिखाएँ और यही प्राइवेसी सेट करें। और पासवर्ड, अगर कोई लिंक एकदम से आ जाता है, उसको खोल लेते हैं, तो वो चीज़ ऐसा ना करें। ये तो बड़ों के साथ भी ये समस्या बड़ों है। के साथ भी है। जैसे बच्चे स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट आज के समय की आवश्यकता है, और बच्चे पढ़ाई के लिए भी इसका मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट का उपयोग कैसे असर डालता है? मतलब इस पे आप अपने विचार। अगर लगातार स्मार्टफ़ोन का यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि माइंड तो वर्क कर ही नहीं पा रहा हुँ, है। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जिनके थ्रू हम बाहर से सिग्नल लेके माइंड तक पहुँचा रहे हैं, हुँ, फिर माइंड हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को सिग्नल पहुँचा रहा है कि वर्क करो।
वो प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। एक तरह से जो हमारे माइंड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मोबाइल से लैपटॉप से जो ब्लू रेज निकलती हैं वो सीधा असर डालती हैं हमारे माइंड की एक्टिविटीज पर। तो ये इसी तरह से ज़्यादा बड़ा बड़ा हार्मफुल है। हार्मफुल हो रहा है। जी। और आज के समय में आवश्यकता भी है। लेकिन आवश्यकता के साथ वही है कि बैलेंस तरीके से उसको यूज़ किया जाए। रात को सोते समय बच्चा मोबाइल चला रहा है, पूरी नींद नहीं ले रहा है, या अंधेरे में अंधेरे मोबाइल में चला चला रहा रहा है, है, तो उसका इफेक्ट उसकी आंखों हाँ, तो पर। रात के समय सबसे ज़्यादा ब्लू रेज़ जो हैं वो हिट करती हैं। बहुत से बच्चे देखे हैं कि भाई अपना कोई भी चादर ओढ़े हुए हैं, हाँ, अपना वो अंदर मोबाइल अंदर चला रहे हैं। मोबाइल यूज कर रहे हैं। हाँ, तो वो सब चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं हाँ, फिर माइंड पर। जी। अच्छा, जैसे बच्चों को डिजिटल सुरक्षा और सोशल मीडिया जागरूकता कैसे हम सिखा सकते हैं? बच्चों को यही समझाना, जैसे मैंने पहले उसमें बताया कि अपना अगर अकाउंट पहले तो 18 तक होने तक ना बनाएं, और अगर ऐसा कोई है कि बनाना है तो उसमें अपनी प्राइवेसी लगाएं, प्राइवेट अकाउंट बनाएं, पेरेंट्स के गाइडेंस में बनाएं, जी। कोई भी लिंक किसी भी तरह का आए उसको नहीं खोलें, और अगर लिंक खोल भी लिया है और वो आपसे अक्सर ऐसा आता है एक्सेप्ट येस और नो करने का ऑप्शन मांगते हैं, तो उसको ना हिट करें, उसको ना क्लिक करें। अ, यही है। अच्छा, जैसे आजकल बच्चे तनाव में या अपनी बातें पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं किसी भी कारणवश, जैसे एकल परिवार है, तो उस तनाव का और जो एकल परिवार का कुछ ना कुछ एक जो डीमेरिट्स हैं वो बच्चे पर आते हैं और अपनी खुल के बात वो नहीं बता पाता, तो इससे उसके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। और फिर बच्चे जो आजकल सुसाइड कर लेते हैं, और मेरे हिसाब से बड़ा इम्पैक्ट जो वो टेंशन है, तनाव है, घर का माहौल है, उसका पड़ता होगा, तो उस तरह में बच्चे कैसे उससे उभरे? वे कैसे अंडरस्टैंड करें कि हम ये तनाव है या कोई और समस्या है? हम ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारे परिवार को या स्वयं को मैं हानि पहुँचाऊँ, तो उससे कैसे हम बच सकते बच्चे जो स्टोरीज से दूर हुए हैं, मॉरल स्टोरीज से, वो नुकसानदायक हो रहा है उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए या ऐसे कदम उठाने के लिए। बच्चे नहीं समझ पा रहे कि क्या तरीके, किस तरह के स्ट्रेस को, क्या तरीके अपनाकर हम बाहर निकल सकते हैं। पेरेंट्स के साथ समय नहीं बिता रहे, दादा दादी के साथ समय नहीं बिता रहे। अब आप उनके साथ बैठोगे, वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। कभी कभी मूड में जब होते हैं तो वो ऐसे ऐसी स्ट्रगल बताते हैं अपने लाइफ की कि लगता है कि किस तरह से इन चैलेंजेस को फेस किया। तो मोरल स्टोरीज जैसे महाराणा प्रताप हो गए, हमारे देश के महान जो राजा रहे, या अब्दुल कलाम हो गए, ये सभी स्ट्रगल फेस कर करके, और ऐसी ऐसी स्ट्रगल जो बहुत प्रेरणादायक है सभी के लिए। तो ऐसी स्टोरीज बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। इसमें पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं, स्कूल्स भी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, उनसे जानो, उनसे बात करो कि किस तरह कोई समस्या हो तो अपने दोस्तों से शेयर करी वो ठीक है, लेकिन अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ, क्योंकि जो गाइडेंस वो दे सकते हैं जीवन के हैं? अनुभवों से, वो शायद कोई और नहीं दे सकता। जितना अच्छी तरह से पेरेंट्स आपको समझ सकते हैं, उतना अच्छी तरह से समाज का दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो पेरेंट्स से दूरी ना बनाएँ, पेरेंट्स के नज़दीक जाएँ, उनसे बात करें अपनी समस्याओं के बारे में, और सॉल्यूशन आपको ज़रूर वहाँ मिलेगा। अच्छा, किसी के मन में या बच्चे के या बड़े के मन में आया कि भाई मुझे सुसाइड करना है, हुँ। ऐसे मूवमेंट पर वो कैसे उस फेज से बाहर आ सकता अगर ऐसे में बच्चा किसी से बात कर लेता है, चाहे वो 2 मिनट के लिए भी हो, ये सुसाइड का जो टाइम होता है, ये 2 मिनट का है? टाइम होता है। ट्रिगर ऐसे आता है कि 2 मिनट में ही आदमी को एक तरह से मोटिवेट करता है कि ये काम कर लो। तो अगर ऐसे में बच्चा बात कर लेता है किसी से, वो 2 मिनट के लिए ही सही, तो वो बाहर निकल जाता है, वो सुसाइड नहीं करता। और चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो लाइफ में ही दोबारा ऐसा मौका नहीं अपनी लाइफ को देता कि ऐसा कदम उठाऊँ। और अगर ऐसा मन में तब भी आ रहा है, तो अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को आप देख सकते हैं, या एक तरह से अपने खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या जिस चीज़ से मैं इतनी तकलीफ ले रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, वो वास्तव में इतनी खतरनाक है, या मैंने इसका ओवर जनरलाइजेशन कर लिया है।
हम मनोविज्ञान में एक थेरेपी यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो जब यूज की जाती है जब बंदा बहुत ज्यादा हाईली टेंशन में होता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, पूरी तरह से नेगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में आ चुकी होती है। और जब वो हम यूज करते हैं तो जिस भी नेगेटिव थॉट से वो पेशेंट है वो गुजर रहा है, 80% होता है कि वो इतना रियलिस्टिक नहीं होता, उसका कोई रेलिवेंट नहीं होता। तो अगर ऐसा विचार मन में आ रहा है, एक बार खुद से पूछिए कि जो परिस्थिति है वो वास्तव में इतनी चैलेंजिंग है कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊं, या मेरे पास कोई रिसोर्स हैं कि मैं जिनका यूज करके इससे बाहर निकल सकता हूँ, क्या हाँ, नहीं यही तो उससे भी ज्यादा पीड़ा और लोगों को भी झेल रहे हैं, लेकिन और वे फिर भी सरवाइव वो कर रहे फिर हैं। भी सरवाइव कर रहे हैं। तो ये तरीका है, मतलब एक तरह से पूरा कंट्रोल हमारा माइंड का है हमारे पूरे एक्शन पे। तो अपने विचारों को एक बार खुद एनालाइज करें, तो और यही होगा कि आपको लगेगा कि आपके पास रिसोर्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसी समस्याएं देखी हैं। ऐसा होता है ना कि अपने से ऊपर का देखा, अपने से नीचे का नहीं देखा। तो ऐसे जो हमसे ज्यादा समस्या में है, हमसे ज्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को ले जा रहे हैं, ठीक से जी रहे हैं, तो वो भी एक माध्यम हो जाएगा कि हम ऐसी चीज से बच सकते हैं, अच्छा, बच्चा भी ऐसा बच सकता है। पॉइंट, मतलब जैसे सुसाइड का जो टर्निंग पॉइंट आता है तो वो उठाता क्यों है, किस कारण से आप लगता है? या तो कहीं से उसको एकदम क्रोध आ गया, या किसी ने कोई ऐसी बात की, कुछ इस तरह से क्या? हम छोटी छोटी चीजें, आजकल तो छोटे छोटे चीजों पे ये हो रहा है कि बच्चा अटेम्प्ट उठाता है, लेकिन इसमें अगर घर में ऐसा कोई सामान मौजूद है जो कारण बन सकता है, तो रिस्क हो जाता है सुसाइड जो टेंडेंसी है उनके कामयाब होने का। तो घर में ऐसा सामान कुछ भी नहीं रखना चाहिए, जैसे गन हो गई या कोई ऐसा पॉइजन वाला चीज हो गई। तो घर में अगर बच्चे के स्पेशली व्यवहार में देख रहे हैं कि कुछ बदलाव आ रहे हैं, नेगेटिव बदलाव आ रहे हैं, रिस्क पेरेंट्स समझ सकते हैं अगर वो बच्चे के व्यवहार पर लगातार ध्यान दें। तो ये सब क्या होता है ना, ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के कारण होते हैं कि सामने इंस्ट्रूमेंट है और गुस्सा आया, ट्रिगर हुए और एकदम से हिट हुए और एक्शन ले लिया। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो रिस्क हो सकते हैं ऐसे व्यवहार के लिए, उनको स्पेशली उस टाइम तो बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, आसपास भी नहीं होना चाहिए। कि क्योंकि गुस्सा आया और अगर वो 2 मिनट के लिए उसको नहीं मिला कोई साधन, तो वो टाइम निकल जाएगा। गुस्से के समय कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे मेडिटेशन करें, काउंटिंग मेडिटेट करें, श्वासों पे ध्यान दें, तो कहीं ना एक चीज कहीं और होती उसका। है कि जब गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होता है, तो जो लोग अवेयर नहीं है या पेरेंट्स ही कई बार बच्चा कह रहा है मुझे बहुत तनाव है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो पेरेंट्स बोलेंगे जब तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें काय बात की चिंता है, तुम्हें क्यों चिंता कर रहे हो, अपना खाओ, खेलो कूदो, मौज करो। अब वो परेशान है, पेरेंट्स से बता भी रहा है, अब पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं कि बच्चा है, कुछ भी नहीं है। तो जब बच्चा ऐसी बात तुम कह रहा है, कोई सिग्नल दे रहा है, तो वहां पर अवेयर हो जाओ कि हाँ, उसकी बात ध्यान से सुनो। कई बार उसकी बात में कोई रेलिवेंसी नहीं नजर आती, ऐसा लगता है बेकार ही बातें कर रहा है, लेकिन आप पेरेंट्स हो, है ना, या फ्रेंड हो, कोई फ्रेंड भी हो इस जगह, तो पेशेंसली उसकी बात सुनो, क्योंकि जहां वो अपनी सारी बात कह देगा, वहां मन वैसे ही हल्का हो जाएगा। और दूसरा, जब बच्चे को ऐसा रिस्क दिखता है कि ये कोई सुसाइड करने वाले कोई चीज दिख रही है या ऐसी कोई टेंडेंसी, तो हम सोचते हैं समाज में ना पता चल जाए, हम बचते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अपने आप ही डील करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ रही है या किसी की राय लेनी पड़ रही है, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसको लेने में देर नहीं करनी चाहिए। किसी काउंसलर के पास में किसी तुरंत बच्चे को लेकर जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन की ओर तो जा रहे हैं, किताबों से बच रहे हैं, तो कैसे एक तालमेल बैठाएं? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमने एक स्टोरी सुनाई, क्लास में हम लें, उसके बाद बच्चे से उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछें। या पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि घर में बच्चों के साथ कोई भी टॉपिक, सामाजिक मुद्दा, जो जिनसे अवेयर होना बहुत जरूरी है बच्चों को भी, आज समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, कोई भी मुद्दा बच्चों के साथ बैठे हैं उसके बारे में डिस्कस करें। और जब वो ऑनलाइन कोशिश करे उसको ढूंढने की, उसके बारे में सर्च करने की, उसके बजाय उसको न्यूज़पेपर की तरफ डालें कि न्यूज़पेपर में भी यही सब न्यूज़ आती है, चलो आज बैठकर दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो पेरेंट्स साथ में बैठकर न्यूज़पेपर करें, पढ़ें, डिस्कशन करें बच्चों के साथ उस मुद्दों पर। तो ये तरीका अपना सकते जी। हैं उनको दूर करने में। जब बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप क्या बातें रखना अ, सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य को बच्चों को ये बताना जरूरी है, जितना फिजिकल हेल्थ जरूरी है चाहेंगे? उतनी ही मेंटल हेल्थ।
अब फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान दे रहा है। आज के अगर यंग जनरेशन पे जाएं तो अपनी बॉडी बनाने में मतलब जी। कोशिश करती है कि हम बहुत परफेक्ट दिखें, बहुत सुंदर दिखें, जिम जा रही है, प्रोटीन ले रही है और अपने मेंटल हेल्थ को अवॉइड कर रही है। कई बार मन परेशान होता है लेकिन हम फिजिकल हेल्थ पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। तो बच्चों को ये समझाएं पेरेंट्स कि जितना तुम फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, खुद पेरेंट्स भी समझे जितना फिजिकल हेल्थ जरूरी है उतनी ही मेंटल हेल्थ जरूरी है। पहले क्या था, सिर्फ फिजिकल हेल्थ एक टर्म था जो सब लोग सामान्य रूप से जानते थे। अब क्या है, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे अवेयर होना जरूरी है और जो हमारी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। जी। जब बच्चों के हेल्थी डेवलपमेंट के लिए थेरेपी और काउंसलिंग कैसे मदद कर सकती कुछ ऐसे कारण होते हैं जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते या आमतौर पर सामने नहीं आ पाते, बच्चा शेयर नहीं कर पा रहा। तो जब काउंसलिंग की जाती है और थेरेपीज लगाई जाती हैं तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी किया जाता है। जी। उनके थ्रू ये पता चल जाता है कि बच्चा परेशान है, किस चीज से परेशान है, क्या बीमारी, क्या परेशानी, मानसिक समस्या उसको है, तो वो चीज क्लियर हो जाती है। दूसरा क्या है, प्लान बनाए जा सकते हैं कि बच्चे को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। रूट कॉजेज पता चल सकते हैं, इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है और वो प्रॉब्लम कितनी रियल है, कितनी रियल नहीं है, उसमें कितनी रेलिवेंसी है, वो मदद से पेरेंट्स की, उसके स्कूल की, फ्रेंड की मदद से उसको समझा जा सकता है। तो कुछ ऐसे चीजें जो अनअवेयर होने के कारण या इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होने के कारण हम नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते, काउंसलिंग और थेरेपीज के थ्रू वो प्रॉब्लम भी पता चलती हैं, क्लियर पता चलती हैं, उनका डायग्नोज किया जा सकता है और उनका ट्रीटमेंट सोचा जा सकता है। नहीं तो कुछ पेरेंट्स बचते हैं, वे क्यों हम काउंसलर के पास में ले जाएं, क्या होगा काउंसलर के पास में। लेकिन एक ये समस्या है कि अगर देखें तो हर घर में एक काउंसलर है। हम्म, हर एक कोई ये सोचता है कि मैं अच्छी काउंसलिंग कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत ही क्या है काउंसलिंग हम्म, की। और जब वो काउंसलर के पास आते हैं वो खुद देखते हैं कि बदलाव है यहाँ हाँ, पर, हमारे स्टाइल में और काउंसलर के स्टाइल में बहुत बदलाव है। लेकिन वहां तक पहुंचना ही सबसे बड़ी बात है। पहले तो क्या है, जिस इंसान को परेशानी होती है वो खुद ये सोच नहीं मानने को तैयार होता कि मुझे परेशानी है, वही डिनाई करता है। फिर उसने क्या करा, अपने जाके फैमिली को बताया तो फैमिली डिनाई कर देगी कि कुछ नहीं है, अपना काम में लगो। फिर अगर फैमिली के बाद वो समाज में आया तो समाज हम्म। मना कर देगा, तो वो काउंसलर तक पहुंच ही नहीं पाते। कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो फैमिली मेंबर को नहीं बता सकता, लेकिन जो उसके रोड कॉजेज हैं या फिर उसके जो कारण है उसको काउंसलर काउंसलर को हाँ बता काफी सकते हैं डीपली उसको क्योंकि जानकर। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, तो कॉन्फिडेंशियल है। जी। अगर हम किसी से काउंसलर, कोई भी काउंसलर हो, वो आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छिपाएगा, अपनी आपकी जो पहचान है उसको लोगों तक नहीं आने देगा। जब विश्वास है कि हमारी बातें कॉन्फिडेंशियल हैं तो जाहिर हाँ सी तभी बात, वो खुल के भी खुल के बच्चा बता हो पाता है। बड़ा हो वो काउंसलर को अपनी बात बता पाता है और काउंसलर भी उसको समझकर जो बेस्ट थेरेपी है वो देने का दे प्रयास काउंसलिंग का प्रोसेस ही पूरी तरह से एम्पैथेटिक है। करता मतलब दूसरे के जूते में पाँव रखकर ये है। सोचना कि मैं हाँ। सेम जी। कंडीशन में हूँ। अच्छा, जैसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदतें क्या हैं? सबसे पहले प्रकृति से जुड़ाव, जो बिल्कुल खत्म हो गया है। प्रकृति में रहते हैं, गलतियाँ करते हैं, प्रकृति में बदलाव होते हुए देखते हैं, खुद समस्याओं में फंसते हैं, खुद बाहर निकलना सीखते हैं। तो प्रकृति से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट को बच्चे क्या समझते हैं कि एक टाइम टेबल बना लिया, उसको पूरा दिन ऐसे फॉलो किया, वो सक्सेसफुल कभी नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि कितना टाइम हम अपने एकेडमिक को दे रहे हैं, कितना फैमिली को दे रहे हैं, कितना अपने को दे रहे हैं, कितना सोसाइटी को दे रहे हैं, उन सबके बीच बैलेंस। तो ये बैलेंस होना ज़रूरी है। और इसके साथ वही, सोशल मीडिया का यूज़ करो, ऑनलाइन भी जाओ, ज़रूरी है टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके बीच एक बैलेंस बना कर रखो। अपने घर में अपने बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। और जो फास्ट फूड है उनको अवॉइड करना, क्योंकि फास्ट फूड बड़ा अच्छा लगता है, इंस्टेंट प्लेजर देता है, जी। स्ट्रेस भी कम करता है एकदम से। इसलिए भी फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जब हमें तनाव होता है और हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, जैसे हम चॉकलेट की बात करें, एकदम से बड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए तो हमको खुशी देगा, सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वही चीज़ हम वापस आ जाएंगे। तो ये इस तरह जी। से बच सकते हैं। आज हमारे साथ में डॉक्टर ममता अग्रवाल जी। एक मिनट। कोई नहीं। हाँ।
मैं अब जो लास्ट का क्वेश्चन, इसे होल्ड करोगे या कैसे, कोई कंटिन्यू होने? मैं अंत में डॉक्टर ममता अग्रवाल जी से चाहूंगा कि वे अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज दे ताकि वे अवेयर हो के अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को वे समझा सके और उनके लिए बहुत ही यूजफुल। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप और आपके बच्चे के बीच एक जनरेशन गैप आ गया है, जिसको आपको समझना ज़रूरी है। और जो चीज़ें आज से 20 साल पहले मौजूद थीं, वो आज के बच्चे के पास मौजूद नहीं है। वो हर चीज़ को गूगल के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से सर्च करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में उनके इमोशंस को समझना पेरेंटिंग के लिए ज़्यादा चैलेंज बन गया है। तो पेरेंट्स के लिए माइंड को शांत रखना, पैनिक ना होना, बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट ना करना, उनकी फीलिंग्स को समझते हुए व्यवहार करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपका बच्चा ऐसी समस्याओं में आ रहा है जिसमें आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन नेगेटिव तौर पर बच्चे में देख रहे हैं, तो उससे परेशान ना हो, बच्चे को बच्चे के लेवल पर आकर समझने का प्रयास कीजिए। आप पेरेंट्स हैं, बच्चे को आपके अंदर एक दोस्त दिखना चाहिए कि वो मुझे मेरे लेवल पर आकर समझ रहे हैं। तो डेफ़िनिटली बच्चे का व्यवहार भी सही होगा और वो सही डायरेक्शन में जाएगा। और लाइफ़ में अगर ऐसा कुछ वो कोशिश करता है जो नेगेटिव है उसके लिए, जो सही नहीं हो सकता और आप उसको समझाना चाह रहे हैं, तो वो भी समझ पाएगा। समस्या यही है कि पेरेंट्स के साथ भी बच्चा इमोशनली अटैचमेंट नहीं फ़ील कर रहा, जो फ़ील करना ज़रूरी है बच्चे के हेल्थी डेवलपमेंट के। अंत में मैं डॉक्टर ममता अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, और मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वे चैनल्स को ऐसी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।